Good morning, all of you. In this part of carboxylic acid, we will discuss about the different reactions of dicarboxylic acid, tricarboxylic acid and the hydroxy acids. लेकिन हम आपको ये बता दें कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके अंदर जो पार्ट होता है वो आपके OH ग्रुप भी होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या क्या होता है आपके COOH ग्रुप भी होता है, देखो। और CH ग्रुप के अंदर एक OH ग्रुप होता है। ये रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर जो रिएक्शन मेनली चलती है वो कौन कौन सी चलती है कि या तो इसमें CO बॉन्ड का क्लीवेज इन्वॉल्व होता है, या OH बॉन्ड का क्लीवेज इन्वॉल्व होता है, या कंप्लीट CH ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है। तो मींस ये जो सारी रिएक्शन है ये नॉर्मली हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के केस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे फिलहाल जो हम रिएक्शंस देखेंगे वो कुछ अलग होंगी जो हम पहले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के केस में नहीं पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ हम उन्हीं मेन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सी एसिड के केस में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो आपके जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे कौन हो गया, जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो सकता है जिसमें COOH सिंगल बॉन्ड CH ग्रुप होता है। मेलोनिक एसिड हो गया जिसमें दो CH ग्रुप सेम कार्बन एटम के ऊपर अटैच होते हैं एंड सो ऑन। तो ये अपनी सारी की सारी नॉर्मल वही रिएक्शन शो करते हैं जो नॉर्मली मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं। सिमिलरली आपके हाइड्रोक्सी एसिड्स हो गए, टार्टेरिक एसिड हो गया, आपका मेलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, इनके अंदर भी OH ग्रुप भी होता है। जैसे लैक्टिक एसिड है इसके अंदर OH ग्रुप भी है, इसके अंदर CH ग्रुप भी है। तो मींस ये कौन सी रिएक्शन शो करेंगे? OH मींस अल्कोहल वाली रिएक्शन, वो हम अल्कोहल वाले पार्ट में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। CH वाली रिएक्शन जो हम पहले ही हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वाले केस में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम जो रिमेनिंग रिएक्शन है जो मेनली यही कंपाउंड शो करते हैं, फिलहाल हम उन्हीं को स्टडी करेंगे। हेलो एसिड्स हो गए, इनके अंदर हेलोजन आ गया, एल्काइल हेलाइड वाली रिएक्शन आ गई, और आपके CH ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली आ गई। तो जो रिएक्शन जो अभी तक हमने देखी नहीं है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, जो पॉसिबल नहीं थी, जो सिर्फ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड या हाइड्रोक्सी एसिड या हेलो एसिड के केस में ही होती हैं, हम उन अलग रिएक्शंस को यहाँ पे अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ब्लैंक रूल। तो जो ब्लैंक रूल है आपका, ये बड़ा ही सिंपल रूल है, ये कभी एल्केन वाले चैप्टर में भी आप पढ़ते थे। तो इसमें होता क्या है, आपके जो ब्लैंक रूल है ये एप्लीकेबल होता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। अब जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसे हो सकते हैं? हो सकता है जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो वो 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो। 1,3 का मतलब क्या है? मींस द टू CH ग्रुप आर प्रेजेंट एट 1,3 पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो 1,3 पोजीशन पे हो। जैसे मेलोनिक एसिड में देखो आपको दिख रहा है, जो पहला CH है उसको हमने नंबर 1 दिया, फिर CH2 को नंबर 2 और नेक्स्ट वाले CH को नंबर 3। मींस जो रिलेटिव पोजीशन है 2CH की विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो 1,3 है। तो ऐसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को आप कहते हैं 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ऐसे 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम हीट कर देते हैं तो जो आपके जो दो CH ग्रुप है यहाँ पे, इन दो में से जो एक CH ग्रुप है वो यहाँ पे अपना माइनस आई इफेक्ट शो करता है। देखो यहाँ पे जो एक CH ग्रुप है यहाँ पे, वो बोलो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? अपना माइनस आई। और अपने माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा, जो दूसरा CH ग्रुप है उसके अंदर से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इजी हो जाती है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो ये देखो जो CH ग्रुप होता है इसके साथ जो CH2 लगा हुआ है इसकी अल्फा पोजीशन होती है, और अल्फा पोजीशन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो जो माइनस आई इफेक्ट का हो, जैसे यहाँ पे CH ग्रुप हमने माइनस आई का लगा दिया, जरूरी नहीं यही हो, आगे हम एग्जांपल लेके देखेंगे। वहां पे मान लीजिए हम Cl ग्रुप लगा दें, फ्लोरीन लगा दें, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होने चाहिए। तो जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अगर हम COH ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन के ऊपर लगा देते हैं तो दीज माइनस आई इफेक्ट ग्रुप causes द डीकार्बोक्सिलेशन टू एन ईज, यानी बहुत आसानी से उसको करवा देते हैं। तो यहाँ पे आपके कोई भी दोनों में से एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से CO2 गैस लॉस होगी और आपके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। तो मेलोनिक एसिड को बोलो हमने किस में कन्वर्ट किया? यहाँ पे इथेनोइक एसिड के अंदर। कौन से रूल के बेसिस के ऊपर? रूल नंबर 1 है, ब्लैंक रूल है। रूल नंबर 1 है ब्लैंक रूल का ये कि 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन टू गिव द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। हम देखते हैं नेक्स्ट 1,4 और 1,5 हो तो क्या हो। अब जैसे ये आपके सामने है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोलो ये कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड को पोजीशन हम नंबर 1 दे दें, CH2 वाले को देखो नंबर 2 दे दें, नेक्स्ट जो CH2 है इसको नंबर 3 दे दें, और CH है इसको हम 4 पोजीशन दे दें, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? 1,4 पोजीशन पे है, तो इन्हें आप 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। ऐसे ही 1,5 भी अगर हो तो 1,4 और 1,5 जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, दे ऑन हीटिंग अंडरगो डिहाइड्रेशन। ये डीकार्बोक्सिलेशन शो नहीं करते, दे अंडरगो डिहाइड्रेशन।
मीन्स इनके अंदर से वाटर लॉस होगा। किसी भी एक COOH के अंदर से क्या लॉस होगा बोलो H, और दूसरे CH के अंदर से क्या लॉस होगा इस टाइप से OH। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन चल जाती है और आपके बन क्या जाते हैं एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई यहाँ पे, तो साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद आ जाते हैं 16 और 17 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मींस दो CH ग्रुप हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 16 या 17 पोजीशन पे हो तो 16 और 17 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएंगे। अगर 16 ले लें हम, जैसे आपने पढ़ा है आपके जो पॉलीमर चैप्टर आप पढ़ते थे उसके दौरान एडिपिक एसिड आप लेते हैं नायलॉन 66 जब बनाते थे, एक तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन और सेकंड जो मोनोमर है आपको याद हो वो एडिपिक एसिड ही लिया जाता था। एडिपिक एसिड कोई और नहीं वो यही होता था। इट इज ए 16 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप देखो पोजीशन देखें, पहला CH नंबर 1, CH2 देखो नंबर 2 दिया, ये नंबर 3 पोजीशन, ये नंबर 4, नेक्स्ट नंबर 5 हो गया और लास्ट वाला नंबर 6 हो गया। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये 16 पोजीशन पे है। तो ये जो 16 और 17 भी आप ले सकते थे। अगर आप ऐसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को ले लें जो 16 और 17 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो, दे ऑन हीटिंग अंडरगो बोथ डीकार्बोक्सिलेशन एज वेल एज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मींस अगर हम इसके अंदर से देखो डीकार्बोक्सिलेशन कर दें, देखो मान लीजिए इसके अंदर से ये CO2 गैस निकल गई और आप डिहाइड्रेशन भी कर दें, देखो इस टाइप से H और दूसरे का क्या निकल गया बोलो यहाँ से OH। आप मींस डिहाइड्रेशन भी कर दें तो क्या बच गया, सिर्फ CO बच गया। क्लीवेज कहाँ से हुई, क्लीवेज हुई है देखो यहाँ पे इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की। तो मैं जो CH2 है अपना नया बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ये अपना नया बॉन्ड देखो यहाँ पे बनाएगा इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ। देखो यहाँ पे जो CO बच गया, मतलब CO मींस कार्बोनिल ग्रुप मींस कीटोन, साइक्लिक कीटोन्स बन गए आपके। तो देखो CO2 भी लॉस हो गई, वाटर भी लॉस हो गया और इस टाइप से देखो आपका ये साइक्लिक कीटोन्स बन गए। देखो ये नया बॉन्ड बना है, बोलो किसके बीच बना है, ये CH2 था और इधर से बोलो ये जो कार्बोनिल, देखो ये वाला ये नया बॉन्ड है जो रेड कलर से हमने अभी अभी आपके सामने शो किया। तो इस टाइप से साइक्लिक कीटोन्स बन गए। ये कब बने, जब आपने 16 और 17 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिए। इसके अलावा अगर आप 18 और हायर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, नो इफेक्ट विल अकर। तो ये थे आपके ब्लैंक रूल। आमतौर पे ब्लैंक रूल के पॉइंट 3 ही होते हैं, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3, 1 3 के लिए, 1 4 1 5 के लिए, जिसके अंदर आपकी डिहाइड्रेशन हो गई, 1 6 1 7 के अंदर जिसके अंदर दोनों डिकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन दोनों हो जाती है। तो ये बेसिक फैक्ट है, इनको आप जरूर ध्यान रखें। और 1 3 वाला केस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके और भी काफी चैप्टर के अंदर उसको यूज किया जाएगा कि 1 3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से CO2 गैस क्यों हुई लॉस। तो हमने बताया था कि जो CH ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा पोजीशन है वहां पे कोई भी -I इफेक्ट वाला ग्रुप हो तो वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को यानी इजी कर देता है, CO2 गैस इजीली लॉस हो सकती है। तो अब हमने लिया 1 8, देखो ये आपके कौन से बोलो, देखो अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, देखो ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ये 19 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने। तो 19 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जब आपने हीटिंग की तो नो इफेक्ट, नो रिएक्शन। इसके बाद हम लेते हैं इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मींस जो पॉइंट अभी अभी हमने पढ़े हैं उन्हीं को हम यूटिलाइज करेंगे अपने डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर। फॉर एग्जांपल 1 4 और 1 5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में आपने देखा था कि दे विल अंडरगो द डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ऐसे आपने देखा था। तो ऐसे ही हमने ये थैलिक एसिड कंपाउंड ले लिया कि जो साथ साथ वाले कार्बन है अल्फा आपके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बेंजीन के अगर ग्रुप हो तो उसे ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। तो देखो 1 2 और 3 और 4, तो दो CH ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1 4 पोजीशन पे है। और जो दो CH ग्रुप है बेंजीन रिंग के ऊपर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, देखो वो कार्बन जिसके ऊपर CH ग्रुप लगा हुआ है उससे अगली पोजीशन क्या है, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन ही है। बोलो क्या है, बोलो ये ऑर्थो है। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है। तो मींस इस कंपाउंड को आप थैलिक एसिड कहते हैं। इसके रिस्पेक्ट में अगर दो CH ग्रुप एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं हम, कहाँ पे लगा देते, दूसरे CH को पैरा पोजीशन पे लगा देते, तो उसे आप टरथैलिक एसिड कहते हैं। तो फिलहाल हमने लिया थैलिक एसिड। अगर हम इसको हीट कर दे तो इसमें रूल लगेगा ब्लैंक रूल, जो पॉइंट नंबर 2 था, क्या था कि 1 4 जैसे ये 1 4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन होगी। तो कैसे होगी कि एक CH ग्रुप के अंदर से H होगा और दूसरे के अंदर से क्या लॉस हो जाएगा, बोलो OH। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस मींस आपके एनहाइड्राइड बन जाएंगे और इस कंपाउंड को आप कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। आपको ध्यान हो लेबोरेटरी के अंदर भी आमतौर पे आप ये प्रैक्टिकल करते भी हैं। प्रैक्टिकल के दौरान आपने देखा होगा, देखो आप क्या करते हैं कि आप ऐसा करते हैं कि आप देखो एक बर्नर ले लेते हैं इस टाइप से, आपने ध्यान दिया होगा। आप देखो ऐसे बर्नर लेते हैं और बर्नर लेके आप सबसे पहले क्या लगाते हैं, बोलो वहां पे आप ट्राइपॉड स्टैंड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, बोलो आप ट्राइपॉड स्टैंड लगा देते हैं। और ट्राइपॉड स्टैंड लगा के आप वहां पे वायर गाज लेते हैं। देखो वायर गाज आपने ले ली, देखो वायर गाज, देखो ये वायर गाज हमने ले ली, देखो हमने वायर गाज लगा दी।
और वायर गाज लगा के यहाँ पे हमारा स्टैंड था, बोलो क्या था, बोलो हमारे यहाँ पे हमने अपना स्टैंड लगा रखा है। देखो ट्राइपॉड स्टैंड है यहाँ पे हमारा, ये हमने ट्राइपॉड स्टैंड लिया। ठीक हो गया। तो ये हमने कौन ले लिया, बोलो हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है। और इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने ये हमारा बर्नर जला हुआ था, उसके ऊपर हमने वायर गाज लगा दी। और वायर गाज लगा के हमने क्या किया, देखो यहाँ पे इसके ऊपर हमने रख दिया। देखो मैं दोबारा आपको सिंपल तरीके से बता दूं कि जो वायर गाज लगाई थी आपने लिया ये आपकी चैनर डिश। देखो इस टाइप से चैनर डिश लेके आप इसके अंदर डाल देते हैं ये थैलिक एसिड, और इसके ऊपर आप लगाते थे इन्वर्टेड फनल, और जिसके माउथ के ऊपर आप लगा फिट कर देते हैं यहाँ पे कॉटन। क्या डाल देते थे आप यहाँ पे, कॉटन। लैब के अंदर सब्लिमेशन वाला आपका एक्सपेरिमेंट आप करते थे। तो जो आप ये थैलिक एसिड लेते थे ये आपके, तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता था। तो जब आप नीचे से बर्नर को देखो लगाते हैं, यहाँ से आप बर्नर आप जलाते थे, जब आप इसको हीट करते थे, ये चाइना डिश है आपकी, बोलो क्या है ये आपकी चाइना डिश है, जिसके ऊपर आपने क्या लगा रखा है, बोलो यहाँ पे इन्वर्टेड फनल। तो आपके जो इनर कूलर वाल है यहाँ पे जाके बोलो कौन, थैलिक एनहाइड्रेट जो है, या यहाँ पे कूलर वाल के ऊपर कंडेंस होके यहाँ पे जम जाता था, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो आपको ध्यान आ गया होगा थैलिक एनहाइड्रेट के बारे में कि आपने इसके बारे में कहाँ पढ़ा था, हम आपको सिर्फ याद दिला रहे थे। तो सब्लिमेशन, तो आपकी जो इम्प्यूरिटी है वो चाइना डिश के अंदर देखो नीचे पड़ी रह जाती है। तो सब्लिमेशन मेथड से हम थैलिक जो आपका एसिड होता है, जो थैलिक एनहाइड्रेट की फॉर्म में हम इसको ऑब्टेन करते हैं, इम्प्यूरिटी नीचे पड़ी रह जाती है। और जो आपका थैलिक एनहाइड्रेट है ये आपके क्या कहाँ पे चला जाता है, बोलो जब हम हीट करते हैं ये वेपराइज होता है, सब्लाइम कर जाता है, सब्लाइम कर जाता है, और इनर वाल के ऊपर जाके ये स्टिक हो जाता है। तो नीचे बोलो कौन पड़ी रह जाती है, यहाँ पे कौन रह जाती है, बोलो नीचे, दे रिमेन लेफ्ट बिहाइंड एट द बॉटम ऑफ द चैनल डिश, दीज आर द इम्प्यूरिटीज। फिर हम फनल को बाहर हटाते हैं, कूल करते हैं, और स्क्रैच करके यहाँ पे जो डिपॉजिट हो गया है थैलिक एनहाइड्रेट, उसको हम स्क्रैच करके उतार लेते हैं और हमें प्योर थैलिक एनहाइड्रेट कंपाउंड मिल जाता था। तो हमने सिर्फ आपको याद दिलाया कि थैलिक एनहाइड्रेट के बारे में आपने पढ़ा कब था। तो प्यूरिफिकेशन जो टेक्निक है उसके दौरान आपने इस कंपाउंड के बारे में सुना होगा। तो ये थैलिक एनहाइड्रेट बनता ही क्यों है, क्योंकि रूल बोलो कौन सा लगा, यहाँ पे रूल लगा आपका ब्लैंक रूल। ब्लैंक रूल कौन सा, जब 1,4 या 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जब आप उनको हीट कर देते हैं तो एनहाइड्रेट बनने ही होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं ये मेलिक एसिड। बोलो कौन ले लिया, मेलिक एसिड। अगर हम मेलिक एसिड ले लें तो इसके अंदर भी देखो ये दो CH जो ग्रुप है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, बोलो क्या है, दे आर 1,4 टू ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1,4 पोजीशन पे है। तो एक CH ग्रुप के अंदर से H, दूसरे के अंदर से OH निकलेगा। तो देखो उसी टाइप से वाटर लॉस हो जाएगा, और वाटर लॉस होगा तो क्या बन जाएगा, एनहाइड, मींस मेलिक एनहाइड्रेट। अगर इसके रिवर्स हम फ्यूमेरिक एसिड ले लें तो उसमें क्या है, देखो ये तो सिस फॉर्म है, एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो बोलो ये कौन सी फॉर्म थी ऊपर वाली, तो सिस फॉर्म, जिसके अंदर the two same groups, that is the CH group, are present on the same side on the double bond, or these two CH if present across the different side of the double bond, that is the fumaric acid। मतलब ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आप इस टाइप से यहाँ पे डिफरेंशिएट कर जाते हैं ब्लैंक रूल को यूज करते हुए। मींस मेलिक एसिड को अगर आप हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे भी हो जाना चाहिए क्योंकि दो CH ग्रुप हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, बोलो कौन सी पोजीशन पे है, 1, 2, 3 एंड 1, 4 है। तो डिहाइड्रेशन होनी चाहिए, बट दैट इज द ट्रांसफॉर्म, द टू CH आर प्रेजेंट on the different side of the double bond, so no dehydration will occur at this particular temperature। अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दें तो उसके दौरान हो सकता है, या आप आइसोमराइजेशन कर दें। आइसोमराइजेशन मींस आप फ्री रेडिकल डाल के, उसके द्वारा फ्री रेडिकल इनिशिएटर डाल के डबल बॉन्ड को ब्रेक करके और फिर फ्यूमेरिक को पहले मेलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, फिर आपके मेलिक एनहाइड्रेट बनता है। तो नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आप एप्लीकेशन देख रहे हैं कि देखो जो हमारा पॉइंट था कि 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हम लें तो हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि एनहाइड्रेट बन जाते हैं, लेकिन कहीं पे एनहाइड्रेट बने भी, जैसे थैलिक एसिड में, मेलिक एसिड में, जहाँ पे नहीं बन पाया तो क्यों नहीं बन पाया, ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इस तरह से उसका जवाब देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन हमारे कुछ हेलो एसिड्स की। तो हेलो एसिड की जो हम रिएक्शन देख रहे हैं तो वहां पर भी हमारा रूल वही चलेगा जो अभी हमने पढ़ा था 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, मैंने अभी आपको जिक्र भी किया था। देखो 1,3 डाई जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले लिया, जैसे मेलोनिक एसिड लिया, इसमें मैंने आपको बताया था, मान लीजिए नंबर 1 वाला जो CH ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट का काम कर रहा है दूसरे के लिए। तो माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा, जो मेलोनिक एसिड है इसके अंदर से जो एक
जो दूसरा COOH ग्रुप था उसके अंदर से डीकार्बोक्सिलेशन इजी हो जाती है, तो मीन CO2 गैस आपकी निकल गई और जिसकी वजह से आपका इथेनोइक एसिड बन गया था। अगर हम यहाँ पे COOH ग्रुप की बजाय जो अल्फा पोजीशन है इस CH, देखो ये जो CH है इसके रिस्पेक्ट में जो ये नंबर 2 हमने कहा जो अल्फा पोजीशन है, हम अल्फा पोजीशन के ऊपर से क्या करें, ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट बनाने के लिए हम जो H है, जो CH ग्रुप लगा हुआ है, देखो ये दूसरे वाला, इस CH की जगह भी कोई और ग्रुप लगा के दिखाते हैं अभी आपको, और H को भी हटा देते हैं, जैसे ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड। इसमें हमने देखो क्या किया है, जो ये 2H थे देखो ये, इनको हटा के भी 2 Cl लगा दिए, CH को भी हटा के Cl लगा दिया, उससे क्या हुआ, बात वही चली जो हमने अभी बताया था, CH ग्रुप अपना माइनस इफेक्ट दिखा के डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को इजी कर देता था, हमें इसके अंदर कोई बेस नहीं डालना पड़ता था। अदरवाइज आप पढ़ते हैं कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जैसे इथेनोइक एसिड हो गया, अगर आप इसमें फर्दर हीट करेंगे तो नो रिएक्शन, अगर आप इसमें फर्दर हीट कर देंगे तो नो रिएक्शन, आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगी और CO2 गैस लॉस नहीं होगी। मींस अगर आप अब CO2 गैस इसमें से लॉस करवाना चाहते हैं, मींस COH ग्रुप को हटाना चाहते हैं, जो आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आप मीथेन बनाना चाहते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन हो जाए, तो अपने आप नहीं होगी, आपको इसमें डालना पड़ता है NaH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, और आप हीट कर देते हैं, जो आपको पहले हम सिखा चुके होते हैं। लेकिन ये कब डालना पड़ा आपको, जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, आगे बात समझ में। लेकिन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो उसमें एक CH दूसरे CH ग्रुप के लिए माइनस आई इफेक्ट का काम करता है और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को फास्ट कर देता है, तो उसी बेस को हमने यूज किया माइनस आई वाले को, और जो Cl लगा रखे हमने, ये अल्फा जो पोजीशन है इस CH ग्रुप के रिस्पेक्ट में, जो अगला कार्बन है वो अल्फा है, और अल्फा पोजीशन के ऊपर हमने माइनस आई इफेक्ट वाले 3 Cl लगा दिए, जो 3 Cl है अपने माइनस आई इफेक्ट से जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन उसको फास्ट कर देंगे, देखो। और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जब यहाँ पे होगी फास्ट, तो उससे क्या हो जाएगा बताओ, क्या लॉस हो जाएगा यहाँ पे, इसके अंदर से आपका लॉस हो जाएगा, बताओ शहबाज क्या होगा, CO2 गैस, और बच गया क्या, सिर्फ H, तो क्या प्रोडक्ट बना, क्लोरोफॉर्म बन गया आपके यहाँ पे। तो ये एप्लीकेशन थी आपके ब्लैंक रूल की, जो पॉइंट नंबर 1 था उसकी, और उसके अंदर हमें ये साथ के साथ ये बात याद रखनी पड़ी कि ऐसा क्यों हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं 1,4 और 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। जैसे हमने पढ़ा ये सक्सिनिक एसिड है, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1,4 पोजीशन के ऊपर है, तो इसलिए 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। अगर आप इनको हीट करेंगे तो क्या होगा, किसी एक CH के अंदर से H और दूसरे CH के अंदर से OH लॉस हो जाएगा, मींस वाटर लॉस हो जाएगी, और आपके साइक्लिक एसिड एनहाइड्रेट बन जाते हैं। अगर इसी बात को हम फर्दर यूज करना चाहें किसके अंदर, कि हमारे पास नंबर 1 पोजीशन के ऊपर जैसे COH ग्रुप लगा हुआ है, और जो नंबर 4 पोजीशन है वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय उसको हमने डेरिवेटिव ले लिया, देखो तो क्या होगा, यहाँ पे कोई और बात नहीं, वहां पे आपका वाटर निकला था, तो बोलो बताओ यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ से H निकलेगा और दूसरे एसिड हेलाइड वाले ग्रुप के अंदर से Cl निकल जाएगा, मीन सेम थिंग, मीन सेम रूल आपका अप्लाई हुआ। तो 1,4 पोजीशन के ऊपर 2 आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, या एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दूसरा आपका एसिड क्लोराइड हो, और आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो एसिड क्लोराइड होते हैं दे आर इवन मच मोर रिएक्टिव देन द CH ग्रुप, वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये पहले डिस्कस किया जा चुका है। तो अब क्या बने, दोबारा से वही साइक्लिक एसिड एनहाइड्रेट आपके प्रिपेयर हो गए। तो ये आपने रिएक्शन देखी, हेलो एसिड के अंदर के एल्का जो आप ले लेते हैं कंपाउंड, इनके अंदर जो एसिड हेलाइड लिए हैं अभी आपने, लेकिन हेलो एसिड की रिएक्शन भी अभी हम आगे देखेंगे। हेलो एसिड तो वो होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ Cl ग्रुप भी लगा हुआ हो, तो ये आपके एसिड हेलाइड हैं, अभी हेलो एसिड नहीं आए हैं। हेलो एसिड वो होंगे जिसके अंदर COH ग्रुप भी हो और साथ के साथ Cl ग्रुप, ब्रोमीन ग्रुप, आयोडीन ग्रुप कहीं पे आपको दिखाई दे। लेकिन अभी तक कोई भी आपका एग्जाम्पल ऐसा नहीं जिसके अंदर हमने कोई हेलो एसिड लिया हो। अभी हम फिलहाल एप्लीकेशन पार्ट ही देख रहे थे आपके ब्लैंक रूल का। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब फिलहाल हमारे जो हेलो एसिड के अंदर अगर आप आ जाएं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने ग्रुप लिया, देखो इसके अंदर हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो अल्फा पोजीशन हो गई, उसके बाद अगली बीटा पोजीशन हो गई। तो आप खुद बताएं, हेलोजन जो हमने लिया है कौन सी पोजीशन पे लिया है, दैट इज द बीटा, मींस वही हमने लिखा है। अगर हम बीटा हेलो एसिड ले लें और उसकी फिर हम रिएक्शन कर दे, देखो NaH के साथ, तो ये तो बड़ी बेसिक रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी आपकी। किस टाइप की, कि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के ऊपर बोलो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और जो Na जो OH नेगेटिव है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिसके ऊपर बोलो क्या होता है, स्लाइट पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है बोलो, स्लाइट नेगेटिव है। तो बोलो कौन निकल जाएगा, यहाँ से आपका Cl ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ से NaCl निकल गया। तो आपके क्या बन गया, जो बीटा हेलो एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड के अंदर। तो इस तरह से आप बीटा हेलो एसिड को बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फर्दर पॉइंट ये आ जाता है कि अगर हम बेस ले लें फर्दर, तो अब आगे क्या होगा।
तो बेस हमारी किस तरह की रिएक्शन करता है, तो देखो बेस ने क्या किया, बेस आप उस नेगेटिवली चार्ज स्पीसी को कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन H को दे। पिछले स्टेप में आपने देखा था जो NaOH आपने डाला था एक्वस NaOH, वहां पे OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए थे, कहां पे उसने अटैक किया था, कार्बन के ऊपर। तो इसीलिए जो NaOH है यहाँ पे जो OH नेगेटिव था आपका, यहाँ पे ये बेस का नहीं, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था। अगर OH नेगेटिव जैसे अभी स्टेप के अंदर नेक्स्ट स्टेप में देखें, अगर हमने बेस कंटिन्यूटी में डाला है तो वो किसको दे रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन H को दे रहा है। तो कोई भी अपने नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को H को दे दे तो वो बेस कहलाएगा यहाँ पे। तो बोलो ये OH नेगेटिव, बोलो यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, नो, इट एक्ट एज द बेस। अब हाइड्रोजन को तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस बॉन्ड के अंदर देखो बच गए कार्बन और H के बीच, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने देखो आगे शिफ्ट कर दिए। आगे शिफ्ट करने का मतलब होता है वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो कार्बन है जिसके ऊपर OH लगा हुआ है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, इसके बॉन्ड हो गए 5, क्योंकि पहले से 4 ही होते हैं। तो वन बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो, तो वन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है जो OH लगा हुआ है, तो OH दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना ये क्या बने, देखो अल्फा पोजीशन कार्बोक्सिलिक एसिड से अगला कार्बन होता है, उससे अगली पोजीशन आपकी बीटा होती है, तो इसे आप कहते हैं अल्फा बीटा के बीच अनसैचुरेशन आ गई है, डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसे कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। क्या बन गया आपके, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अगर यहाँ पे हम R की वैल्यू CH3 पुट कर देते हैं तो उसे क्रोटोनिक एसिड कहते हैं, तो कॉमन नेम है ये क्रोटोनिक एसिड। अगर R की वैल्यू आप बेंजीन पुट कर दें तो आप उसे सिनेमिक एसिड कहते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान भी रखना चाहिए, पेपर में इस टाइप से आपके कन्वर्जन या रिएजेंट के बारे में, रिएजेंट डाल दें और फिर कहें बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। तो अब की बार आपका यूज हुआ है देखो हेलो एसिड, क्योंकि जो रिएक्टेंट था उसमें आपने देखा CH ग्रुप के साथ साथ बीटा पोजीशन के ऊपर बोलो हमने क्या लगा रखा था, Cl, सो दैट इज द हेलो एसिड। हेलो एसिड को हमने किस में कन्वर्ट किया आगे, हाइड्रोक्सी एसिड में। सिंपली क्या डाला आपने, एक्वस NaOH। अगर बेस आप कंटिन्यूटी में डालते हैं तो फर्दर और क्या रिएक्शन हो सकती है, फर्दर आपकी रिएक्शन हो सकती है कि आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाते हैं। लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कब इजीली बनेगा, ये बेस कब अपना एफिशिएंटली काम करेगा, जब R की वैल्यू CH3 हो या C6H5 हो। जब R की वैल्यू C6H5 हो। देखो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि देखो मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर R की जगह अगर हम यहाँ पे बेंजीन पुट कर दें, देखो ऊपर वाले जो आपका प्रोडक्ट बना है यहाँ पे R की जगह हम क्या पुट कर दे, बोलो देखो बेंजीन रिंग। तो उससे क्या हो गया, तो जैसे ही देखो आपका ये प्रोडक्ट बनता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देखो ऐसा बनता है, हमने पीछे मैकेनिज्म के दौरान बताया भी था। अगर ये डबल बॉन्ड ना होता तो ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बोनिल ग्रुप वाला, देखो ये डबल बॉन्ड ये क्या बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में होता, नहीं। तो इसलिए इजीली वाटर लॉस हो जाता है, कब, जब हम R की वैल्यू क्या पुट कर दें, फिनाइल ग्रुप, मतलब बेंजीन रिंग ले लें। अब आप देखें डबल सिंगल, फिर आगे देखो ये डबल, फिर सिंगल, फिर बेंजीन रिंग वाला, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल, तो मींस कंजुगेशन एक्सटेंड हो चुकी है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो यानी जो ये आपका जो पार्ट है जो वाटर लॉस हुआ है यहाँ से आपकी स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर, बोलो क्या लॉस हुआ है, यहाँ से वाटर लॉस हुआ है। क्या लॉस हुआ, बोलो यहाँ से वाटर, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर से H लॉस हुआ, दूसरे कार्बन के ऊपर से देखो आपके OH लॉस हुआ, तो वाटरी लॉस हुआ ओवरऑल। तो ये जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन चली है सेकंड स्टेप में, जिससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बने, ये इजीली कब बनेंगे, किस केस में बनेंगे, जब R की वैल्यू आप क्या पुट करें। रिएक्शन तो दोनों केसेस में चलेगी, लेकिन मोर इजीली किस में चलेगी, वो चलेगी जब जब आप R की वैल्यू क्या पुट कर दें, C6H5 मींस बेंजीन रिंग ले लें। उससे क्या हो जाता है, अभी आपको बताया गया था, उससे जो कार्बोनिल ग्रुप वाला जो डबल बॉन्ड है, CO वाला जो डबल बॉन्ड है, वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में कनेक्टेड हो जाता है, मींस कंजुगेशन एक्सटेंड हो जाती है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम ले लें, बोलो कौन से एसिड ले लें, हमने ले लिया हाइड्रोक्सी एसिड, लेकिन हाइड्रोक्सी भी कौन से एसिड लिए, अगर देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे अगली पोजीशन को आप क्या कहते हैं, अल्फा, उससे अगली को क्या कहते हैं, बीटा, उससे अगली को क्या कहते हैं, उससे अगली पोजीशन को कहते हैं गामा। तो गामा पोजीशन के ऊपर OH लग गया तो आप इसको क्या कहेंगे, दैट इज द गामा हाइड्रोक्सी एसिड। बोलो कौन से हैं आपके, ये गामा हाइड्रोक्सी एसिड है। अगर आप गामा हाइड्रोक्सी एसिड को ले लें उसी टाइप से और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप देखें तो कोई ये 1 कार्बन होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 हो गया। देखो पोजीशन नंबर 4 है जिसके ऊपर ये OH लगा हुआ है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो देखो वही 1-4 पोजीशन हो गई। तो वही ब्लैंक रूल को हम अप्लाई कर लेते हैं। तो जहां पे क्या होता था आपने पढ़ा था, वहां पे डिहाइड्रेशन हो जाती है 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ही और दूसरा ग्रुप नंबर 4 पे यहाँ पे OH आ गया, तो इजीली डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो सकती है। तो CH के अंदर से क्या निकला, देखो हमने रेड कलर से दिखाया OH, और OH के अंदर से क्या निकला H, तो वाटर लॉस हो गया और इस टाइप से साइक्लिक एस्टर्स बन गए आपके। क्या बन गए, बोलो साइक्लिक एस्टर्स, और साइक्लिक एस्टर्स को आप कहते हैं लैक्टोन्स। क्या कहते हैं आप इन्हें, लैक्टोन्स भी कह देते हैं। तो ये आपकी नेक्स्ट रिएक्शन हो गई आपके।
तो इस तरह से एग्जाम में आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो एक इसको ये जो इलेक्ट्रॉन बना ये भी कौन सा बना, दैट इलेक्ट्रॉन इज द गामा इलेक्ट्रॉन। बोलो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, गामा। ऐसे ही डेल्टा इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो देखा जाता है कि जो COH ग्रुप और जो OH ग्रुप था जिनके बीच में से वाटर लॉस हुआ, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे है। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन थी आपकी OH ग्रुप की, COH के रिस्पेक्ट में OH की जो पोजीशन है वो क्या है, देखो अल्फा बीटा और गामा के ऊपर था, तो दैट इज द गामा इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। तो ये थी डिफरेंट रिएक्शंस आपकी। थैंक यू।